हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ एंड साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में एड्रिनल ग्लैंड्स को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोगों ने एड्रिनल ग्लैंड्स के पूरे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने वाले हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स में किस तरह के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, और उससे फिर रिलीजिंग हार्मोन्स और उसके एक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। यानी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के इस लेक्चर में हम लोग एड्रिनल ग्लैंड्स को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड काफ़ी इन्फॉर्मेशन से भरा होने वाला है, तो नोट्स में निकाल लीजिए और वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्या है एड्रिनल ग्लैंड्स? एड्रिनल ग्लैंड्स की बात अगर करें तो इसको कहते हैं सुपरारीनल ग्लैंड्स। जैसे हम लोग किडनी को जब देखेंगे तो किडनी के ऊपर यानी किडनी के ऊपर जो एक ग्लैंड्स एक स्ट्रक्चर जो लोकेटेड होता है उसको हम लोग कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है किडनी, और किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हम लोग को दिख रहा है इसको क्या कहते हैं हम लोग? एड्रिनल ग्लैंड्स, ऑल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। यानी एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? सुप्रारीनल ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये किडनी यानी किडनी रीनल, ओके, रीनल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? किडनी के लिए। किडनी के ऊपर जो ये लोकेटेड है, यानी किडनी के ऊपर लोकेटेड है, इसलिए इसको एड्रीनल या फिर इसको क्या कहते हैं? सुप्रारीनल, सुप्रारीनल ग्लैंड। यानी एड्रिनल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। इसकी लोकेशन एंड जनरल फीचर्स की बात कर ले तो देयर आर टू एड्रिनल ग्लैंड्स ईच सिचुएटेड ऑन द अपर पोल ऑफ द ईच किडनी। यानी दो किडनी है तो दोनों किडनी के अपर पोल्स पे हम लोग क्या दिख रहा है? अपर पोल्स ऑफ ईच किडनी पे क्या लोकेटेड है? एड्रिनल ग्लैंड। ड्यू टू दिस पोजिशन दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रारीनल ग्लैंड्स। यानी एड्रिनल ग्लैंड्स के वो ऊपर होता है इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड्स। ईच ग्लैंड इज अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी अगर स्पेसिफिक अगर बात करने की, कोई एक ग्लैंड का लेंथ एंड डायमेंशंस की अगर बात कर लें तो 4 सेंटीमीटर क्या होगा? लेंथ होगा। उसका थिकनेस होगी 3 सेंटीमीटर। और वेट की बात करें तो अप्रॉक्स 4 ग्राम के अराउंड एक एड्रिनल ग्लैंड्स का वेट होता है। ब्लड सप्लाई की बात कर ले, एड्रिनल ग्लैंड से जो ब्लड सप्लाई होती है तो आर्टेरियल सप्लाई आता है ब्रांचेज ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। यानी एब्डोमिनल एओर्टा के जो ब्रांचेज आ रहे होते हैं वो सप्लाई कर रहे होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स को। रीनल आर्टरीज का ब्रांचेज यहाँ पे सप्लाई कर रहा होता है। और क्या है कि वेनस ड्रेनेज की जब बात करते हैं तो राइट एड्रिनल वेन ड्रेन्स इनटू द इंफीरियर वेना कावा। यानी राइट एड्रिनल वेन से जो ड्रेनेज आता है वो जा करके, यानी राइट एड्रिनल ग्लैंड से, राइट एड्रिनल वेन्स एक्चुअली, हाँ, राइट एड्रिनल वेन से जो ब्लड जो यहाँ पे ड्रेन आउट होता है वो ड्रेन आउट हो करके अल्टीमेटली पहुँचता कहाँ है? इन्फीरियर वेना कावा में, और फिर उसके बाद वो सर्कुलेशन में अल्टीमेटली फिर वो चला जाता है। जैसे बात कर लें लेफ्ट एड्रिनल वेन से जो ड्रेनेज आता है वो जाता है कहाँ पे? लेफ्ट रीनल वेन में, और फिर अल्टीमेटली फिर वो सर्कुलेशन में प्रॉपर एंटर कर जाता है। यहाँ से हम लोग ब्लड सप्लाई में आर्टेरियल सप्लाई देख लिए और वेनस ड्रेनेज लिए। पार्ट्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स की जब बात करते हैं, अब स्पेसिफिक पहुंच जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स में कितने पार्ट्स और क्या कंडीशंस हैं। ईच एड्रिनल ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट पार्ट्स। कहने का मतलब एक एड्रिनल ग्लैंड्स हम लोग को 2 फंक्शनली स्ट्रक्चरली पार्ट्स दिख रहे होते हैं। क्या? एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। ओके, एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है? तो आउटर पोर्शन। जब हम लोग एड्रिनल ग्लैंड्स को थोड़ा डाइसेक्शन करके देखते हैं तो कुछ इस कंडीशन से हम लोग को एड्रिनल ग्लैंड दिखता है। जो इंटरनल पोर्शन है उसको कहते हैं एड्रिनल मेडुला, या एड्रिनल मेडुला। जो इंटरनल पोर्शन है उसको क्या कहते हैं? एड्रिनल मेडुला। और जो आउटर पोर्शन है उसको कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। हम लोग को आउटर पोर्शन यानी इसके बाहर जो भी हमको पोर्शन दिख रहा है ये हम लोग को क्या दिख रहा है? एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पोर्शन है इसको कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। ओके, कॉन्स्टिट्यूट 80% ऑफ द ग्लैंड बाय मास। अच्छा, बाय मास के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो 80% हम लोग को क्या देखने को मिलता है? कॉर्टेक्स, और 20% फिर क्या होगा? मेडुला। ओके, तो इसका डेवलपमेंट कहाँ होता है? तो मेसोनेफ्रॉन से, और सिक्रेट क्या करता है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब जो भी एड्रिनल कॉर्टेक्स के हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जो बेसिकली हम लोग क्या इंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, तो इंडोक्राइन सिस्टम में एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होगा उस हार्मोन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसको हम लोग बहुत डिटेल तरीके से समझने वाले हैं कि अभी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होने क्या वाला है, करता क्या है, किस तरीके से रिलीज होता है, इन सारे फंक्शंस को हम लोग डिटेल तरीके से देखने वाले हैं। फिलहाल हम लोग ये समझ रहे हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स सेक्रेट करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में क्या क्या होते हैं, क्या कंडीशंस होते हैं, आगे डिस्कस करना। एसेंशियल फॉर लाइफ, एब्सेंस कॉज डेथ विद इन 3 to 15 डेज। यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो रिलीज होता है कहाँ से रिलीज होता है? तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के। ये एसेंशियल है लाइफ के लिए, यानी जीवन जिंदा रहने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाला हार्मोन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर बॉडी में ना हो तो पर्सन की मृत्यु हो सकती है 3 से 15 दिन के अंदर। ओके, अब ये क्या कंडीशन है, किस तरीके से होता है, आगे हम लोग समझेंगे। हम लोग अब बात कर लेते हैं, ओवरव्यू करते हैं एड्रिनल मेडुला की। ओके, इनर सेंट्रल पोर्शन, यानी यहाँ पे हम लोग इनर सेंट्रली लोकेटेड पोर्शन दिख रहा है, ये हाईलाइटेड पोर्शन जो है ये क्या है हम लोग का? एड्रिनल मेडुला। कॉन्स्टिट्यूट्स 20% ऑफ द ग्लैंड, यानी एड्रिनल मेडुला कितना? 20%। कॉर्टेक्स 80%, कॉर्टेक्स कितना?
80% और मेडुला कितना 20%। अब मिल गया हम लोग को कि बाय मास अगर बात करें तो कॉर्टेक्स कितना है 80% है, और बाय मास अगर मेडुला पोर्शन इनर पोर्शन की बात करें तो वो कितना 20% है। डेवलप्स फ्रॉम द नेचुरल क्रेस्ट ओरिजिन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, ये इसका जो डेवलपमेंट है बेसिकली ओरिजिन कहाँ से मिल रहा होता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से इसका ओरिजिन रिलेट कर रहा होता है। सिक्रेट्स हार्मोन सिमिलर टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, यहाँ से जो हार्मोन सिक्रेट होता है, चाहे एड्रिनल मेडुला की जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो हार्मोन सिक्रेट करता है वो सिमिलर होता है किससे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। बेसिकली जो एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन जो रिलीज होता है वो बेसिकली रिलेट किस चीज़ से कर रहा होता है, वो कर रहा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन उस तरीके से बॉडी बिहेव कर रहा होता है, कुछ उसी को ये सपोर्ट करने या उसी के जैसा ये बिहेव कर रहा होता है एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, जो सिक्रेट कहाँ से होता है एड्रिनल मेडुला से। एब्सेंस ड्रास्टिकली रिड्यूसर रेजिस्टेंस टू मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस। कहने का मतलब अब इसका एब्सेंस यानी एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन के एब्सेंस की वजह से पर्सन ही क्या होगा कि उसमें जो रेजिस्टेंस करने की कैपेबिलिटी है, यानी एब्सेंस ड्रास्टिकली रिड्यूसेस रेजिस्टेंस टू मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस। एक पर्सन के ऊपर जो मेंटली जो प्रेशर बिल्डअप होता है या फिजिकल प्रेशर बिल्डअप होता है उससे जो पर्सन रेजिस्ट करके उससे ओवरकम कर रहा होता है, ये कंडीशन क्या हो जाता है, इस पर्सन में वीक हो जाता है ये अगर उस पर्सन में एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन प्रॉपर अमाउंट में ना हो तो। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर वाइटल हार्मोन सिक्रेशन एड्रिनल ग्लैंड आल्सो कॉल्ड लाइफ सेविंग ग्लैंड्स और एसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कहने का मतलब एक लाइफ सेविंग इन कंडीशंस है। लोग देखे थे यहाँ पे ना कि यहाँ पे एसेंशियल फॉर लाइफ है, ये लाइफ को बचा रहा होता है, तो इसीलिए कहा गया कि बिकॉज ऑफ देयर वाइटल हार्मोन सिक्रेशन एड्रिनल यानी ओवरऑल एड्रिनल ग्लैंड को अगर हम लोग कहें तो एड्रिनल ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड लाइफ सेविंग ग्लैंड्स। यानी एड्रिनल ग्लैंड इज आल्सो नोन एज सुप्रारेनल ग्लैंड, लाइफ सेविंग ग्लैंड, एसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, अब हम लोग स्पेसिफिकली एड्रिनल कॉर्टेक्स को डिस्कस करते हैं। ओके, द एड्रिनल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। यानी हम लोग पहले बात कर लिए थे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज कर रहा होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब यहाँ पे जब हम लोग इसकी लेयरिंग की बात करते हैं यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स में जब हम लोग लेयर देखते हैं तो यहाँ से पता चलता है कि अलग अलग लेयर्स अलग अलग टाइप के कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को रिलीज कर रहा होता है। ओके, तो कॉर्टेक्स एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग को सबसे पहले क्या मिल रहा है, जोना ग्लोमेरुलोसा। ओके, कुछ ऐसा कंडीशन है यहाँ से, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा जो सबसे बाहर वाला लेयर है, ठीक है। सेकंड लेयर क्या है हमारा, जोना फेसिकुलेटा, और थर्ड लेयर जोना रेटिकुलरिस। ये हमारा तीनों क्या है, ये 3 कंडीशंस क्या है, यानी 3 लेयर्स जो हैं ये क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ओके, और एड्रिनल कॉर्टेक्स के बाद क्या आ जाता है, मेडुला। तो इंटरनली मेडुला, और हम लोग क्या मिल रहा है इनर से, अगर बाहर की ओर अगर हम लोग बात करें यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स के लेयरिंग की बात करें अंदर से बाहर की ओर, इनवर्ड टू आउटवर्ड, यानी अंदर से बाहर की ओर देखें तो जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा और जोना ग्लोमेरुलोसा। आउटर से इनर की ओर बढ़े तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस, ये 3 लेयर्स। अब ये 3 लेयर्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स अलग अलग टाइप्स के हार्मोन्स को रिलीज कर रहा होता है, यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अलग अलग हार्मोन्स को वो रिलीज कर रहा होता है। अब हम लोग स्पेसिफिक अगर बात कर ले, पहला लेयर क्या था हमारा, जोना ग्लोमेरुलोसा, आउटर लेयर सिक्रेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एग्जांपल है जिसका एल्डोस्टेरोन। यानी जोना ग्लोमेरुलोसा जो सबसे बाहर वाला लेयर था, ओके आउटर लेयर था, ये क्या रिलीज कर रहा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जिसमें एग्जांपल क्या है, एल्डोस्टेरोन। सेकंड क्या था, जोना फेसिकुलेटा जो मिडिल लेयर था, ये क्या सिक्रेट कर रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एग्जांपल कॉर्टिसोल। बेसिकली वो रेगुलेट कर रहा होता है मेटाबॉलिज्म को, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को, इम्यून फंक्शंस को किस तरीके से इन्वॉल्व होता है वो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले डिटेल तरीके से। ओके, जोना रेटिकुलरिस क्या है, इनर लेयर है, ये सिक्रेट कर रहा होता है एंड्रोजेंस, एग्जांपल है DHEA, कंट्रीब्यूट टू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स या सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करवाने में एंड्रोजेंस पार्टिसिपेट कर रहा होते हैं। अब हम लोग जब एड्रिनल, ध्यान रखें कि अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स में लेयर्स पढ़ रहे थे। ओके, एड्रिनल कॉर्टेक्स के लेयर जिसमें 3 लेयर थे। 3 लेयर्स में पहला लेयर क्या है, जोना ग्लोमेरुलोसा जो क्या है आउटर लेयर। अब हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान रखना। एड्रिनल ग्लैंड्स 2 पार्ट, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। अभी हम लोग मेडुला डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग कॉर्टेक्स को डिस्कस कर रहे हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर थे, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, ये 3 लेयर्स है। अब इस 3 लेयर्स में जो पहला आउटर लेयर वो क्या है, जोना ग्लोमेरुलोसा, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले। ओके, जोना ग्लोमेरुलोसा रिलीज क्या करता है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है, एग्जांपल थे एल्डोस्टेरोन। ओके,
एल्डोस्टेरोन के फंक्शंस और रेगुलेशंस की बात कर ले। एल्डोस्टेरोन इज द प्राइमरी मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। कहने का मतलब एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल कॉर्टेक्स, उस एड्रिनल कॉर्टेक्स का सबसे बाहर वाला जो लेयर है वो क्या है, जोना ग्लोमेरुलोसा, ये रिलीज करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। उस मिनरलोकॉर्टिकॉइड का प्राइमरी जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है वो क्या है, हार्मोन का नाम क्या है, एल्डोस्टेरोन। ओके, तो अब इस एल्डोस्टेरोन के फंक्शंस को हम लोग डिस्कस करने वाले। जो हार्मोन रिलीज हुआ, इस हार्मोन के फंक्शंस किस तरीके से ये काम करते हैं। तो पहला फंक्शन है स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड प्रमोट एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम इन द यूरिन। क्या करता है कि वो पोटेशियम के एक्सक्रीशन को यूरिन में, यानी यूरिन में पोटेशियम को बाहर निकालता है और स्टिमुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन रीनल ट्यूब्यूल्स। यानी रीनल ट्यूब्यूल्स हम लोग को जो दिख रहा है यहाँ पे क्या होता है, सोडियम को रीएब्जॉर्ब कर रहा होता है। बेसिकली होता क्या है, अगर इसकी बात कर लें तो इसको थोड़ा सा अच्छा, ये दो चीज़ें हैं। पहला फंक्शन क्या था, सोडियम वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में कि रीअब्जॉर्प्शन कर रहा होता है किसका, सोडियम का, एक्सक्रीशन कर रहा होता है पोटेशियम का, और यहाँ जब हम नीचे देखते हैं ये वाटर का भी रिटेंशन कर रहा होता है। वाटर रिटेंशन, सिंस वाटर फ्लो सोडियम ऑस्मोटिकली, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन लीड्स टू वाटर रिटेंशन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम प्रेशर। ओके, इसकी बात हम लोग बाद में करते हैं, पहले इसकी कर लेते हैं। है क्या कि एल्डोस्टेरोन पार्टिसिपेट करता है, बेसिकली वो क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करवाता है सोडियम को रीनल ट्यूब्यूल्स। हम लोग को रीनल ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या करता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। होता क्या है कि जो सोडियम यहाँ पे, ओके, जो यहाँ पे फिल्ट्रेट बन करके यहाँ से जो सोडियम आ रहा होता है, इस सोडियम को यहाँ पे एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है और इसको इस ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वापस भेज देता है। अब चूंकि ये ब्लड कैपिलरीज में जो बेसिकली पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो होते हैं, ओके, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो नेटवर्क हम लोग को नीचे यहाँ दिख रहा है, ये क्या पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के नेटवर्क है। ये ब्लड वेसल्स हम लोग को दिख रहा है, ये क्या है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है। अब इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में क्या होता है कि यहाँ से जो फिल्ट्रेट आया, इसमें क्या होता है, सोडियम होता है। ओके, इसमें सोडियम ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। इसको यहाँ पे हम लोग देखें कि सोडियम ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अब सोडियम प्रेजेंट होता है तो ये एल्डोस्टेरोन आके एक्ट करता है और उस सोडियम को क्या करवाता है, रीअब्जॉर्ब करवा करके क्या करता है, वापस इसको ब्लड में भेज देता है। कहाँ भेज देता है, ब्लड में। अब चूंकि ब्लड में सोडियम को भेज रहा है तो क्या होता है, वाटर, यानी सोडियम और वाटर साथ में ये दोनों मिल करके कहाँ जाते हैं, ब्लड में। ओके, ये काम करवा कौन रहा होता है, तो एल्डोस्टेरोन। और क्या करवाता है, ये सोडियम का जब रीअब्जॉर्प्शन करवाता है उस वक्त क्या करवाता है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवाता है यूरिन में। यानी जो पोटेशियम यहाँ था उसको, ओके सॉरी, जो पोटेशियम था उसको क्या करवाता है, उसको यूरिन के थ्रू यानी फिल्टर आउट होकर के यहाँ पे यूरिन में क्या करवाता है, पोटेशियम को बाहर भेज देता है। यानी बॉडी से पोटेशियम को निकाल देता है और बॉडी में सोडियम को प्रोटेक्ट करके वापस ले आता है। इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है किस तरीके से ये सोडियम और भी जो एल्डोस्टेरोन काम कर रहा होता है, ये और स्पेसिफिक तरीकों के, अब यहाँ पे किडनी के जब फंक्शंस को देखेंगे, यानी जब रीनल सिस्टम के लेक्चर्स आप लोग देखेंगे उसमें समझ में आएगा कि किस तरीके से सोडियम पे एक्ट कर रहा होता है और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवा रहा है। फिलहाल बस हमको इतना समझ में आए कि एल्डोस्टेरोन काम कर रहा है और सोडियम का वो क्या करवा रहा है, रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है, और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवाने, पोटेशियम को यूरिन में भेज रहा है और सोडियम को वापस ब्लड में ले आ रहा है। चूंकि अब सोडियम को वापस में ब्लड में ला रहा होता है, इसके वजह से क्या होता है कि सोडियम ऑस्मोटिकली रीअब्जॉर्ब, यानी सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम प्लस वाटर, यानी सोडियम और वाटर ये दोनों साथ में क्या होते हैं, वापस में जाकर के ब्लड में आ जाते हैं। ये दोनों साथ में कहाँ आ जाते हैं, ब्लड में। तो सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवाता है इनटू द यूरिन। क्लियर, ओके। रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर की बात, बाय रिटेनिंग सोडियम वाटर एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम हेल्प्स टू मेंटेन राइज ब्लड प्रेशर। ओके, होता क्या है, अब हम लोग अभी देखें कि ब्लड क्या हुआ कि ब्लड में सोडियम का एब्जॉर्प्शन करवाया, अब वाटर भी ऐड हुआ। यानी अकेले हम ये डिस्कस नहीं किए थे कि सिर्फ सोडियम आ रहा है, नहीं, हम बोले कि सोडियम भी आ रहा है और वाटर को भी साथ में ला रहा है। चूंकि अब सोडियम और वाटर साथ में आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब किसी भी कंडीशन में जब बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है उसकी वजह से क्या होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट बढ़ने की वजह से क्या होता है कि उस पर्सन के ब्लड का प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। यानी पर्सन में अगर ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है तो यहाँ पे अगर एल्डोस्टेरोन आकर के एक्ट करे तो क्या करवाएगा, वहाँ पे एल्डोस्टेरोन आएगा, सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, जिससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, और कार्डियक आउटपुट बढ़ा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो जो ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा था वो कौन बचा लिया, एल्डोस्टेरोन। ओके, अब इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है किस तरीके से काम कर रहा होता है, तो एक रास मैकेनिज्म होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। बेसिकली क्या होता है कि जब ये ब्लड प्रेशर मैकेनिज्म जो रेगुलेशन है कि रेफर्स टू लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन लेक्चर अवेलेबल ऑन आदि हेल्थ एंड साइंसेज।
लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन मैकेनिज्म के जो लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ जाके उस लेक्चर को आप लोग देख लेंगे तो आपको एल्डोस्टेरोन के फंक्शंस यानी वो ब्लड प्रेशर को किस तरीके से रेगुलेट कर रहा होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ब्रीफली हम लोग डिस्कस किए कि ब्लड प्रेशर को कैसे रेगुलेट कर रहा होता है, और भी कंडीशंस है कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में, तो आपको सजेस्ट करूंगा कि लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन मैकेनिज्म को बहुत अच्छे तरीके से उस लेक्चर को जाकर के देख लें और उसके नोट्स को प्रिपेयर कर लें आप। ओके, अब रेगुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन की बात कर रहे हैं, यानी अब एल्डोस्टेरोन, अब तक हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ तो काम क्या किया, यानी उसके फंक्शंस को देखें। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि वो रिलीज जो हो रहा है वो किस तरीके से रेगुलेट हो रहा है, यानी वो रिलीज कब होगा, किस कंडीशंस में होगा। तो पहला हमको दिख रहा है कि बाय पोटेशियम लेवल्स डायरेक्ट मैकेनिज्म, हाई पोटेशियम स्टिमुलेट मोर एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, लो पोटेशियम रिड्यूस एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। जाहिर सी बात है। ओके, हम लोग फंक्शन इसलिए पहले डिस्कस किए थे क्या कि पोटेशियम जो है वो अगर ब्लड में ज़्यादा है, ओके इसको और सिंपल करके इससे समझते हैं, क्या था कि अगर पोटेशियम अगर ब्लड में ज़्यादा है, पोटेशियम अगर ब्लड में ज़्यादा है, जिसके वजह से क्या होता है, एल्डोस्टेरोन ये क्या होता है, रिलीज होता है। अब एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ, कौन ज़्यादा है ब्लड में, पोटेशियम, एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े ना कि एल्डोस्टेरोन का एक और फंक्शन है, ओके एल्डोस्टेरोन का एक और फंक्शन है क्या, कि एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम इन द यूरिन, यानी ब्लड में पोटेशियम ज़्यादा है तो क्या स्टिमुलेट करवाया, एल्डोस्टेरोन के रिलीज को, तो एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाया तो पोटेशियम जो बढ़ा हुआ था इसको कहाँ भेज देगा, यूरिन में, यानी पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा कौन, एल्डोस्टेरोन। ओके, अगर पोटेशियम कम हो जाए ब्लड में तो क्या होगा कि लो ब्लड पोटेशियम रिड्यूसेड एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। वही मैकेनिज्म फिर अपोजिट नेगेटिव की तरह काम कर रहा होगा कि ब्लड में अगर पोटेशियम का लेवल यहाँ पे बढ़ा हुआ था, अगर ये कंडीशंस को मैं से रिवर्स कर दे कि पोटेशियम का लेवल कम हो गया, पोटेशियम का लेवल कम हुआ जिसके वजह से एल्डोस्टेरोन रिलीज क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज इनहिबिट होगा, तो जो पोटेशियम यूरिन में भेज रहा था वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। ये दो कंडीशंस। तो क्या पहला रेगुलेशन हम लोग देखें कि बाय पोटेशियम लेवल, कि पोटेशियम अगर बढ़ा हुआ है तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, पोटेशियम अगर कम है तो रिलीज जो होना था वो अब बंद हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करें, बैक करें, अच्छे से स्लोली तरीके से देखें और फिर आगे बढ़ें। ओके, सेकेंड क्या मेथड, सेकेंड इसका जो कंडीशंस है वो क्या है, बाय रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनडायरेक्ट मैकेनिज्म। डायरेक्टली तो पोटेशियम की तरह से काम कर रहा है कि पोटेशियम का बढ़ा हुआ है तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, पोटेशियम का लेवल अगर कम है तो एल्डोस्टेरोन रिलीज बंद हो जाएगा। इनडायरेक्ट तरीके से क्या हो रहा है कि रास मैकेनिज्म, जो बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन मैकेनिज्म की बात किए थे, तो क्या होता है कि एंजियोटेंसिन 2 जो होता है, एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से, ड्यूरिंग लो ब्लड प्रेशर एंड लो सोडियम लेवल, या तो ब्लड प्रेशर कम हो या सोडियम लेवल कम होता है, इस वजह से क्या होता है, एंजियोटेंसिन बन रहा होता है, एंजियोटेंसिन 2 एक्चुअली बन रहा होता है। तो ये स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन के रिलीज को एड्रेनल कॉर्टेक्स से, एड्रेनल कॉर्टेक्स का सबसे बाहर वाला जोना ग्लोमेरुलोसा, तो वहां से, यानी एड्रेनल कॉर्टेक्स टू द स्पेसिफिक जोना ग्लोमेरुलोसा, यानी एड्रेनल कॉर्टेक्स का बाहरी लेयर, वहां से क्या रिलीज हो रहा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। प्राइमरी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, तो एल्डोस्टेरोन। ओके, तो यही एंजियोटेंसिन 2 अ हार्मोन प्रोड्यूस लो ब्लड प्रेशर और लो सोडियम लेवल स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन रिलीज फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो है ये हार्मोन रिलीज होता है। मैकेनिज्म की बात कर लें तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, एल्डोस्टेरोन एक्ट टू करेक्ट इम्बैलेंसेस, यानी एल्डोस्टेरोन बेसिकली अब इसका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म किस तरीके से काम कर रहा है या नेगेटिव मैकेनिज्म किस तरीके से कंट्रोल हो रहा है। तो एल्डोस्टेरोन जो है जब बॉडी में सोडियम का लेवल कम हो तब, जब बॉडी में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो तब, एंड वंस बैलेंस, यानी ये दो सिस्टम, यानी इस बॉडी में सोडियम के लेवल जब बढ़ा दे और पोटेशियम के लेवल को कम कर दे, ये दोनों कंडीशन काम कौन कर रहा है, एल्डोस्टेरोन कर रहा है। अब ये दो का काम अगर हो गया तो क्या करेगा, वंस बैलेंस इज रिस्टोर्ड इट्स सिक्रीशन इज डाउन रेगुलेटेड, यानी अब एल्डोस्टेरोन की जरूरत वहां पे नहीं है, तो वो नेगेटिव फीडबैक भेज रहा है कि अब हमको एल्डोस्टेरोन नहीं चाहिए, तो वो आपको वो बंद हो गया। ओके, यहाँ पे जो थोड़ा रास मैकेनिज्म है कि क्या हुआ कि यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, सोडियम के रेगुलेशन कम हो गए, इसकी वजह से क्या हुआ, ओके यहाँ पे क्या हुआ कि ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड प्रेशर कम है, लो सोडियम है ब्लड में, जिसकी वजह से किडनी को ये स्टिमुलेशन गया। अब ये स्टिमुलेशन की वजह से किडनी रिलीज किया रेनिन, अब ये रेनिन जाके एक्ट किया एंजियोटेंसिनोजेन पे, जो एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट क्या हो गया एंजियोटेंसिन 1 में। अब ये एंजियोटेंसिन 1 चेंज हुआ एंजियोटेंसिन 2 में, किसके प्रेजेंस की वजह से, ACE की वजह से। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जाके एक्ट कहाँ किया, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे। अब ये एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज क्या किया,
एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन जाके एक्ट किया किडनी के ट्यूब्यूल्स, वही रीनल ट्यूब्यूल्स जिसको कहते हैं, यहाँ पे ट्यूब्यूल्स पे एक्ट किया और क्या किया, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन वाटर, सोडियम और वाटर को ब्लड में वापस ले लिया, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, जो पोटेशियम था उसको यूरिन में वापस भेज दिया, जिसके वजह से ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ गया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया और ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। यहाँ देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर यहाँ पे कम हुआ था, वो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ओके, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ये इनहिबिशन वाला नेगेटिव फीडबैक लेके भेज रहा है किडनी को कि अब रेनिन रिलीज मत करो, रेनिन रिलीज नहीं करोगे तो एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा, 2 नहीं बनेगा, तो एल्डोस्टेरोन नहीं रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि L2 जो बनेगा ही नहीं तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को इन्फॉर्मेशन कौन देगा? कोई नहीं देगा, चलो नहीं रिलीज होगा तो ये इनहिबिट करवा देगा। और क्या है, एंजियोटेंसिन 2 ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, ब्लड में सोडियम का लेवल भी अगर बढ़ जाए तो भी क्या होगा, निगेटिव फीडबैक भेज रहा है किसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स को। अब नहीं चाहिए, अब एल्डोस्टेरोन चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ब्लड में क्या हुआ, सोडियम का लेवल बढ़ गया, तो ये इनहिबिट करवा दिया, यानी ये निगेटिव फीडबैक भेज रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, नहीं चाहिए एल्डोस्टेरोन अब। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और ये क्या है कि रास मैकेनिज्म को बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम डिस्कस किए हैं, आपको डिटेल तरीके से है तो लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन मैकेनिज्म का जो लेक्चर है उसको आप लोग जाके देखिए।